नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म। सीएम ने बताई बड़ी वजह, 12 साल में आता है कुंभ, इसलिए हटाई पाबंदी। हरिद्वार महाकुंभ में आएंगे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। 8 अप्रैल को निकाली जाएगी शोभा यात्रा। दिव्य भव्य महाकुंभ की तैयारियां तेज। कुंभ के दौरान प्रतिदिन लगाई जाएंगी 500 बसें। मुख्यमंत्री ने परिवहन सुविधाओं को चाक चौबंद रखने के दिए हैं निर्देश। प्रदेश में 5 जरूरतमंद छात्रों को गोद लेंगे शिक्षक। अधिवेशन में लिया जाएगा संकल्प। छात्र छात्राओं की आर्थिक मदद भी की जाएगी। उत्तराखंड में फसलों को बंदरों से होने वाले नुकसान पर मिलेगा मुआवजा। वन विभाग ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। आज आंशिक बादल छाए रहने के आसार, कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम ने की जिला अधिकारी के साथ बैठक। और इससे पहले उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता दें, पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की मांग के चलते कोविड-19 के चलते पत्रकारों ने किया फ्रंट लाइन वर्क। तहसील व ब्लॉक स्तर के पत्रकारों को टीका लगवाने की मांग की गई है। बड़ी खबर ये उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं। स्टेट प्रेस क्लब के सचिव ने डीएम को पत्र लिखकर पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की मांग की है। कोविड-19 के चलते पत्रकारों ने फ्रंट लाइन वर्क किया है और इसी के चलते तहसील व ब्लॉक स्तर के पत्रकारों को टीका लगवाने की मांग की गई है। इसके लिए डीएम को पत्र लिखा गया है और उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि स्टेट प्रेस क्लब के सचिव ने ये दरख्वास्त की है कि पत्रकारों को भी कोरोना की वैक्सीन लगनी चाहिए। जिस तरह से पूरे कोविड-19 2020 में कोरोना महामारी के चलते पत्रकारों ने हर स्तर पर खबरों को कवर किया, ऐसे में उन्हें भी टीका लगवाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। और इसी के चलते स्टेट प्रेस क्लब के सचिव ने डीएम को पत्र लिखकर पत्रकारों को वैक्सीन लगवाने की मांग की है। तहसील व ब्लॉक स्तर के तमाम पत्रकारों को टीका लगवाए जाने की मांग की गई है। और इसके बाद देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम ने की जिला अधिकारी के साथ बैठक। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने जिला अधिकारी के साथ बैठक की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग रहेगा बंद। सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रहा है कार्य और इसी के तहत NH 58 को बंद रखा गया है। सीएम ने आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी की है। सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में ये बैठक की गई। बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। आगामी 4 धाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम ने समीक्षा की है, समीक्षा बैठक ली है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी बीजेपी महानगर कार्यालय पहुंचे। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता करेंगे भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी स्वागत कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आज बीजेपी मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। उत्तराखंड के देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुनर्विचार कर सकते हैं सीएम। जल्द ही तीर्थ पुरोहितों के साथ विचार विमर्श भी करेंगे। देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी आज चर्चा की जा सकती है और तमाम अधिकारियों के साथ आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इसको लेकर चर्चा करेंगे।
आपको और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राजेश कुमार जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर आज सीएम बैठक ले सकते हैं, उसको लेकर विचार विमर्श हो सकता है। क्या है पूरा मामला और किस तरह का फैसला इसमें लिया जाना है? देखिए प्रियंका, मैं बता दूं कि जो देवस्थानम बोर्ड है उसका जो गठन जो है मतलब उसको लेकर के जो है त्रिवेंद्र सरकार में जो है वो बोर्ड बनाया गया था, जिसके बाद जो है जो चार धाम यात्रा से रिलेटिव जितने भी साधु जो जितने भी मठाधीश हैं वो कहीं ना कहीं नाराज थे। पुरोहित जो है वो उसको लेकर के नाराज थे, तो कहीं ना कहीं एक पुनर्विचार जो है वो है विचार जो है वो तीरथ सिंह रावत सरकार में जो है दोबारा लिया जाएगा। जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं उनसे बात की जाएगी देवस्थानम बोर्ड को लेकर के, खास तौर से क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि जिस तरीके से जो चार धाम यात्रा है उसको जो है तत्काल उसको लेकर के जितनी भी फाउंडेशन अभी तक लगता है कि सरकार को या साधु संतों के बीच में जो है अगर कोई कोऑर्डिनेशन इस तरीके का नहीं आया या कोई मिस जो है कम्युनिकेशन गैप जो है उसको पूरा करने के लिए जो है एक बार पुनः जो है विचार जो है देवस्थानम बोर्ड को लेकर के किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि प्रियंका, जो अब तक की खबर है जो 30 अप्रैल तक जो है खास तौर से तीरथ सिंह रावत ने जो है चार धाम यात्रा को लेकर के तमाम जिलाधिकारियों के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है बातचीत की और उन्होंने जो उनको आश्वस्त किया कि 30 अप्रैल से पहले तमाम जितनी चीजें हैं, तमाम जितने चार धाम यात्रा को लेकर के कार्य है उनको तत्काल जो है वो पूरा कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत जो है फुल मूड में जो है यात्रा से लेकर संबंधित बात करें या तमाम जो पर्यटक उत्तराखंड में एंट्री करेगा उसको लेकर के तमाम चीजें, चाहे वो सुख सुविधाओं की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें तो कुंभ की जिस तरीके से तैयारी लगातार जो है चल रही है उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार के अंदर खास तौर से, और उसको लेकर के जो मॉनिटरिंग है वो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत जो है वो दिन रात कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि खास तौर से जो चार धाम यात्रा भी अगले महीने यानी कि 14 मई के बाद से जो है शुरू हो जाएगी। 14 और 18 मई के बीच में जो है तमाम जो चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, उसके कपाट भी खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो है इस बार श्रद्धालुओं का आना जो है वो उत्तराखंड में रहेगा। क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो प्रियंका, क्योंकि कोविड के चलते जो पिछले साल जो एक बड़ा नुकसान जो है रेवेन्यू को लेकर के खास तौर से जो है राज्य को हुआ है, क्योंकि चार धाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो उत्तराखंड को एक एनर्जी जो है वो देती है रेवेन्यू के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं एक यात्रा जो पिछली बार ठप रही कोविड-19 के चक्कर में, तो इस बार जो है कहीं ना कहीं पूरी जोश में और खरोश में जो है वो तीरथ सिंह रावत अपनी कमान संभाल चुके हैं और उस तरीके से वो चाहते हैं कि जो इस बार तीर्थ पुरोहितों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन पिछली सरकार में रहा या पिछली चीजों को लेकर के रहा त्रिवेंद्र सरकार में, तो उसको जो है वो पूरा कर लिया जाए। और साथ ही जो यात्रा है चार धाम की यात्रा जो है, और उसमें साथ में हिमकुंड साहिब की भी बड़ी यात्रा जो है वो उत्तराखंड में मानी जाती है। तो ये 5 ऐसे धाम है कहा जा सकता है जिनको लेकर के तैयारियां जो है उनको लेकर के तैयारी को लेकर के जो है आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तमाम जिलाधिकारियों के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जी राजेश जी, इसके अलावा अगला प्रश्न ये भी है कि देवस्थानम बोर्ड की यदि हम बात करें तो इसमें चारों धाम के जो ट्रस्ट हैं वो सरकार के अधीन कहीं ना कहीं थे, तो क्या इस बैठक में ये भी फैसला लिया जा सकता है कि ये सभी ट्रस्ट एक बार फिर से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके? इनका बिल्कुल ये महत्वपूर्ण सवाल है और कुछ ऐसे ही सवालों के लिए जो है कहीं ना कहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो है एक असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं पुरोहितों के बीच में बनी थी, और उसको जो क्लियर करने का एक बारी मैसेज जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत के पास आता है और उसको जो एक तरीके से तमाम पक्षों को जो है वो सुनेंगे और इस पर जो समीक्षा बैठक है वो देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों या तमाम जो तीर्थ पुरोहित है उनके साथ एक बारी 1-to-1 बैठक करेंगे। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं पुरोहितों से लेकर के बात करें या आगे आगामी जो यात्रा शुरू होने जाएगी उसको लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम जो है अगर वो सरकार के द्वारा या इस कमेटी को बनाने से कुछ होती है तो उसको सॉल्व जो है वो तीरथ सिंह रावत करेंगे। और उनका प्रयास है कि तमाम जो तीर्थ पुरोहित है वो एक बार उनसे उनकी चर्चा भी होगी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यानी कि 14 मई के बाद जो है वो यात्रा शुरू आगाज हो जाएगा, यानी
यानी कि गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट जो है 14 मई को खुल जाएंगे। उसके बाद 17 और 18 में जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। और उससे पहले जिस तरीके से एक बड़ा इवेंट जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो चला है, और वो महाकुंभ का आगाज मतलब कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो महाकुंभ चलेगा, इसको लेकर के भी सरकार का फोकस जो है वो साफ है। और सरकार यानी कि तीरथ सिंह रावत ने, माफ कीजिएगा, कि उन्होंने पूरी तैयारियां जो है वो कर ली है, और उसको लेकर के लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार हम जो आपको बता दें कि अभी जो है मुख्यमंत्री ने 10 बजे जो है चारधाम यात्रा को लेकर के अहम बैठक की है। और साथ ही जो ऑल वेदर रोड है, ऑल वेदर रोड का कनेक्टिविटी जो रोड है वो चारों धामों को जोड़ने की जो मशक्कत है, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री का सपना है कि जो ऑल वेदर रोड है वो चारधाम यात्रा की जो यात्रा है उसको सुरक्षित और सुगम बनाएगी। तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और लेकिन आज एक बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि जो तोता घाटी पड़ती है जगह, वहां पर लगातार जो है वो वहां पर ब्लास्टिंग चल रही है, यानी कि कटिंग का काम वहां पर चल रहा है। तो जिसके कारण जो है लगातार जो यात्री वहां से जब गुजर रहे हैं उनको काफी घंटों जो है वहां पर रुकना पड़ रहा है। और उसीलिए आज एक अहम फैसला वो भी लिया गया है तीरथ सिंह रावत द्वारा कि वो फिलहाल उस तोता घाटी को जो है कुछ समय तक बंद किया जाए, ताकि जो ट्रैफिक है वहां का उसको डाइवर्ट किया जाए, कहीं किसी और रूट से निकाला जाए, क्योंकि वहां पर वो काफी कंजेस्टेड और सक्रिय एरिया है, काफी छोटा एरिया है, जहां से 1 to 1 करके एक बारी में एक ही गाड़ी वाहन जो है वो निकल सकता है, और काफी हिल का रास्ता है। और इसको लेते हुए भी एक अहम फैसला जो है आज तीरथ सिंह रावत ने लिया है कि उस तोता घाटी को फिलहाल जो है वो बंद किया जाए, ताकि जो ऑल वेदर रोड का काम है वो तेजी से और हो पाए। और अगले माह से यानी कि मई से जो जिस तरीके से यात्रा का शुरुआत हो रही है, तो जल्द से जल्द जो यात्रा है और उसकी तैयारियों को लेकर के जो काम होना है वो तेजी से हो पाए। प्रियंका जी, राजेश जी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपके पास वापस आएंगे। सवाल अभी और भी हैं, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम देहरादून की बात कर रहे हैं। आज CM की जिलाधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को बंद किया गया है। इसके अलावा चारधाम की यात्रा को लेकर अहम बैठक आज होनी है, जिसमें तमाम बदलाव देखे जा सकते हैं। किस तरह का नया फैसला आएगा, क्या कुछ नई सुविधाएं उत्तराखंड में यात्रियों को दी जा सकती है चारधाम की बैठक को लेकर, इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राजेश जी जुड़े हुए हैं। और राजेश जी आपके पास वापस आना चाहूंगी। मेरा अगला सवाल ये था कि कोरोना को देखते हुए हरिद्वार महाकुंभ को लेकर भी एक बड़ा अहम फैसला आया है कि अब कोविड-19 की रिपोर्ट की जो एलिजिबिलिटी थी, आवश्यकता थी, उसे खत्म कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है तीरथ सिंह सरकार का। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि अहम फैसला है और कहा जा सकता है जिससे तरीके से अभी तक जो कंफ्यूजन था एक बड़ा कुंभ को लेकर के, खास तौर से क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खास सख्ताई जो है उस समय कर रखी थी कि जो कुंभ शुरू होगा, जो अप्रैल से कुंभ शुरू होगा, तो उसमें कोविड टेस्ट जो है वो करा करके आना होगा और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आनी होगी, ये अनिवार्य होगी। और साथ में ये भी था कि जो अगर यात्री जो भी आएंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन करेंगे, ताकि जो भी यात्री यहाँ पर आएगा तो कम से कम उसको पंजीकृत जो है वो ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो कई ऐसे चीजें थी जिनको लेकर के जो है आम जो साधु संत हैं, जो मठाधीश है वहाँ पर अलग अलग अखाड़ों को, उनको लेकर के उनको भी परेशानी थी कि जिस तरीके से पब्लिक वहाँ पर आएगी, और कहीं ना कहीं जो व्यापारी है वहाँ के वो नाखुश थे इस फैसले को लेकर के, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और बड़े इवेंट को लेकर के देश और विदेश के लोग जो है
वो उत्तराखंड के महाकुंभ में जो आएंगे। तो और इस तरीके की अगर फाउंडेशन अगर होगी तो कहीं ना कहीं यात्रा में, माफ कीजिएगा, जो यात्रा है और तमाम जो कुंभ को लेकर के जिस तरीके से स्नान होता है उसमें काफी गिरावट जो है वो होगी। तो कहीं ना कहीं जब तीरथ सिंह रावत जैसे ही ने अपनी कमान संभाली मुख्यमंत्री की, तो उसी टाइम सबसे पहला जो बयान था जो मुख्यमंत्री का, वो यही था कि जो इस बार जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी साधु संत हैं, जो उनकी पेशगाई अगर वो वहां से निकलेगी तो उनके ऊपर जो है फूलों की वर्षा होगी। और इसके लिए वो अगले दिन हरिद्वार पहुंच भी गए अपने परिवार के साथ, और उन्होंने पुष्पों की जो है पुष्प जो है उन साधु संतों के ऊपर डाले। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो साधु संतों को एक साथ लेकर के चलना और जो तमाम यात्रा से संबंधित या तमाम जो हरिद्वार में कुंभ से संबंधित जिस तरीके से लोग ज्यादा से ज्यादा आए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल जो है वो तीरथ रावत ने की है। और उनका यही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब कुंभ में आएंगे तो उसके बाद उनका प्रयास यही रहेगा कि जो महाकुंभ के बाद जो चारधाम यात्रा प्रदेश में शुरू होने जाएगी मई में जो है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को, यानी कि देश से लेकर विदेश के लोगों को जो है वो उत्तराखंड लाया जाए। और लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो तैयारी है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो कोविड को लेकर के खासतौर से जो तैयारी है, जो बोला गया है, जो गाइडलाइंस है, उनको जो है वो फॉलो करें, ताकि जो जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना, जो है उचित दूरी पे स्नान करना, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के वो पालन जो है वो किया जाए। क्योंकि अगर लापरवाही होगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जो है वो भी कुंभ में हो सकता है। तो इसलिए ये साफ कर दे कि कुंभ में आना कोई वो किसी को मना नहीं है, हर कोई अपनी सुरक्षा से आ सकता है, श्रद्धा से आ सकता है और माँ गंगा के इस पावन पर्व में जो है वो स्नान कर सकता है। लेकिन उसके साथ उसको खुद अपनी सुरक्षा और व्यवस्था जो है सुरक्षा के हिसाब से वो उसको करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो कोई भी यात्री अगर महाकुंभ में आता है तो उसका जो है स्वागत जो है वो हरिद्वार में होगा। जी बिल्कुल राजेश जी, तो पर्यटन के लिहाज से ये एक अच्छा और अहम कदम हो सकता है, क्योंकि 11 सालों के बाद कुंभ आता है। ऐसे में यदि श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं रोका जाए तो ये बात भी ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद बड़ा सवाल ये भी है कि कोविड की दूसरी लहर को लेकर जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में अलर्ट जारी किया गया है, जगह जगह पर नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं, महाराष्ट्र में तो कई शहर पूरे से लॉकडाउन में तब्दील कर दिए गए हैं। ऐसे में इस तरह की लापरवाही की यदि हम बात करें कोविड को लेकर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोगों को आने का न्योता तो दिया गया है, लेकिन कोविड को लेकर गाइडलाइंस के बारे में किस तरह से वहां पालन हो रहा है, और इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि श्रद्धालु यदि वहां पर आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। बिल्कुल, क्योंकि ये अहम सवाल है। और प्रियंका, ये अभी से प्रोसीजर नहीं चल रहा, लगभग एक साल पूरा होने जा रहा है जिस तरीके से कोविड की महामारी देश के पूरे राज्यों में जिस तरीके से फैली है। तो उसको लेकर के जैसे ये इवेंट हम बात कर रहे हैं, महाकुंभ की बात कर रहे हैं, या आगे भी हम यात्राओं की बात करें, चारधाम यात्रा की भी बात करें, तो खास तौर से जो है एक जो घाट है उनके पास जो है सैनिटाइजर से लेकर तमाम जो मास्क की प्रक्रिया है उसको लेकर के सख्ती जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुरक्षा जो है वो खासतौर से जो एहतियात है कोविड को लेकर के वो बरतना बहुत अहम जरूरी होगा। हालांकि बहुत संख्या में श्रद्धालु जिस तरीके से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार और प्रशासन के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके की जो गाइडलाइंस है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उसमें कोई कोताही जो है वो राज्य सरकार नहीं बरतेगी। और ये बात जो है वो साफ तौर पे जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ भी कर दी है कि कोई भी लापरवाही जो कोविड से संबंधित है उसमें कोई लापरवाही जो है वो बरती नहीं जाएगी। लेकिन अभी एक और भी बात है कि प्रियंका, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जो कई लोगों को लॉकडाउन के दौरान जो है उनके खिलाफ जो है मुकदमे हुए कोविड उल्लंघन को लेकर के, तो आज मुख्यमंत्री ने इस पे भी बहुत बड़ा फैसला जो है वो अभी कर लिया था कि जिसमें जितने भी तमाम जो मुकदमे कोविड के दौरान हुए तो उन मुकदमों को जो है वो माफ किया गया है। क्योंकि जो अपडेट मुख्यमंत्री को मिली थी वो यही मिली थी कि जितने भी जो उसमें कोविड से संबंधित जो मुकदमे हुए हैं उसमें ज्यादातर लोग जो है वो कहीं ना कहीं वॉलंटियर्स थे, यानी
यानी कि उनकी जो मदद करने वाले लोग थे, जिनके ऊपर जो उस समय लॉकडाउन के समय जिनको उल्लंघन में पाया गया कि इस तरीके के उल्लंघन पे जो है उनके खिलाफ मुकदमे हुए, तो कहीं ना कहीं मुकदमों को लेकर के कोविड के समय पे जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए तो उनको एक बड़ी राहत जो है वो तीरथ रावत ने दी है। लेकिन इससे जिस तरीके से अब कुंभ की जिस तरीके से तैयारी हो चली है, लेकिन इसमें भी कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी के साथ जो है वो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन और खासतौर से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है वो अपनी निगाह बनाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर इसमें कोई लापरवाही बरती गई तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। प्रियंका जी बिल्कुल राजेश जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं, आज 4 धाम की यात्रा को लेकर अहम बैठक हो सकती है। सीएम ने जिलाधिकारी के साथ ये बैठक की है। इसके अलावा इस बैठक में तमाम नए फैसले सामने आ सकते हैं और तमाम खबरों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। कुरान शरीफ की आयतों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर लक्सर के सुल्तानपुर में अब मुस्लिम समाज के लोगों में उबाल आ गया है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी के खिलाफ सुल्तानपुर के अली चौक पर प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर कुरान 26 या 2 आयतों को हटाए जाने की मांग की गई थी, जिसको लेकर अब मुस्लिम समाज के लोगों में वसीम रिजवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के श्री वसीम रिजवी साहब, उन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए कुरान शरीफ की जो 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसके खिलाफ मुस्लिम समाज के सभ्य लोग, सुल्तानपुर के पूरे क्षेत्रवासी सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उसका पुतला दहन किया है आज हम सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने। और हम उसकी पूरी तौर मजम्मत करते हैं कि ऐसे शख्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और अगली खबर देहरादून से है। राजभवन में वसंत उत्सव कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। बता दें कि राजभवन में 2003 से
वसंत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण वसंत उत्सव का आयोजन नहीं किया गया था। इस बार कोविड के नियमों का पालन करते हुए 13 से 14 मार्च तक वसंत उत्सव मनाया गया। अब वसंत उत्सव सांस्कृतिक व आर्थिक महोत्सव के रूप में पहचान बना चुका है। खुशी की अभिव्यक्ति करने के साथ ही पुष्प उत्पादन रोजगार व स्वरोजगार का माध्यम भी बना है। फूलों के साथ जड़ी बूटी जैविक खेती को भी इसमें प्रोत्साहन देने की शुरुआत की गई है। तृतीय पुरस्कार मिलता है सुदेश कुमार जी को। सुदेश कुमार जी को तृतीय पुरस्कार इसमें दिया जाता है। और कुंभ मेला 2021 के मौके पर सक्षम संस्था द्वारा कुंभ नगरी हरिद्वार में नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया, जिसको मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के सभागार में आज इस मौके पर नेत्र कुंभ का शुभारंभ किया गया, जिसमें पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण, जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी एवं हंस फाउंडेशन के मंगला माता सहित कई साधु संतों और संस्था के पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया। नेत्र कुंभ के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आज से नेत्र कुंभ का शुभारंभ हो गया है। नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत भाव को लेकर हम भारतवासी आगे चलते हैं, जो इस नेत्र कुंभ में देखने को मिलेगा। संस्था द्वारा दृष्टि से कमजोर या अन्य दिव्यांगता से ग्रस्त लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। सेवा नारायण सेवा वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यह भाव लेकर के हम लोग चलने वाले भारतीय, और यह इस नेत्र कुंभ में देखने को मिला कि संस्था के द्वारा उन दिव्यांगों को, कोई पांव से कमजोर है, कोई दृष्टि से कमजोर है, ऐसे लोगों को उपकरण देने का जो काम कर रहे हैं, उनको मेरा भाववत साधुवाद और धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।